मैं नीरज चौधरी फिजिक्स बिहार से। और आज का क्लास बहुत मजेदार क्लास होने वाला है। और आज मैं 50 क्वेश्चन का मैं ऑब्जेक्टिव सेट लेके आया हूं। और ये जो क्वेश्चन होगा बच्चा, ये मिक्स क्वेश्चन आज का होने वाला है। मतलब आज के क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें मात्रा के भी से भी क्वेश्चन होगा, गति का जो नियम था वहां से भी क्वेश्चन होगा, घर्षण से भी क्वेश्चन होगा, और सार्थक अंक जो था वहां से भी क्वेश्चन। मतलब ये आज का क्वेश्चन जो है वो 3-4 चैप्टर से कंबाइन करके आज के क्वेश्चन को बनाया गया। तो यहां से क्या होगा ना कि मतलब नॉलेज अच्छा खासा इंक्रीजमेंट होने वाला है। और आज मतलब ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड भी नहीं, मॉडरेट क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन क्या इजी भी क्वेश्चन है और कुछ हार्ड भी क्वेश्चन है, ज्यादा भी हार्ड क्वेश्चन इसमें डाला नहीं गया है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं अभी कम कवर कर रहा हूं। जैसे जैसे लेवल एक अच्छा लेवल बन जाएगा तब मैं ट्राई करूंगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसमें ऐड करूं। मतलब जब बच्चों का जब एक लेवल पे आ जाएगा, बच्चा लोग जब लगेगा कि मुझे कि हाँ भाई बच्चा लोग जो है वो सही से पैटर्न पे आ रहा है, पढ़ने का उसको मन कर रहा है, वो एक टाइम एक्सपेंड कर रहा है यूट्यूब पर। इसके बाद मैं क्या करूंगा, जब बच्चा लोग को थोड़ा सा पॉजिटिव फील होगा, अच्छा लगेगा, तो धीरे धीरे मैं क्या करूंगा कि क्लास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ऐड कर दूंगा। इसीलिए अभी न्यूमेरिकल इसमें कम देखने को मिलेगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन बच्चा बनाया गया है, मजेदार क्वेश्चन बनाया गया है, झकास क्वेश्चन बनाया गया है, ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है जो एग्जाम के व्यू से क्या है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसको अच्छा से देखना है, जहां समस्या और दिक्कत हो मैं नीरज सर हूं, ठीक है। और बच्चा लोग लगे कि कोई क्वेश्चन का आंसर आता होगा तो बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है कि हाँ सर इतना का आंसर ये होगा, ठीक है। देखा जाए हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ही सार्थक अंक से आ रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर से मेरा पहला क्वेश्चन ही आ रहा है। और सार्थक अंक का जो है 4-5 रूल होता है। अगर बच्चा रूल याद होगा ना तो सार्थक अंक बन जाएगा, और रूल अगर याद नहीं होगा तो सार्थक अंक से क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। और ठंड जो थोड़ा सा कुछ ज्यादा बढ़ गया है तो मैं आज टोपी लगा लिया हूं, और पता है मुझे सुनाई बहुत कम पड़ रहा है। मैं जो बोल रहा हूं ना, अब मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब कान तक थोड़ा थोड़ा आवाज आ रहा है, पर मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चा लोग को सुनाई अच्छा से पड़ रहा होगा। चलो बच्चा लोग देख, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस संख्या में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। मतलब बोल रहा है बड़े इसमें से किस संख्या में 4 सार्थक अंक है। तो 4 सार्थक अंक बोल रहा है, तो बता बच्चा इसमें कितना सार्थक अंक है। तो भाई शुरुआत का जो 0 होता है बड़े, ये सार्थक अंक माना नहीं जाता है। जब दशमलव होगा तब, जब दशमलव होगा तो शुरुआत का 0 जो लगातार 0 होगा ये सार्थक नहीं माना जाता है। और अगर कोई संख्या में दशमलव है तो अंत का वर्ग जो 0 होता है ये सार्थक माना जाता है। माइंड ध्यान से देखो, अगर 0.000 लगाओ तो इस शुरुआत का कोई भी 0 सार्थक माना नहीं जाएगा। लेकिन यही यहां पर 2 लगा दो, यहां पर 0 लगा दो बुआरे, तो ये अंत का जो 0 होगा ये सार्थक माना जाता है। तो इसमें कितना सार्थक अंक, एक तो ऑलरेडी सार्थक अंक है, एक ऑलरेडी सार्थक अंक है, एक क्या और शून्य अंक। मतलब 1 हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर 9, इसमें से कोई भी अंक है तो ये सारा का सारा अंक क्या माना जाता है, ये सारा का सारा अंक बच्चा ये सार्थक अंक माना जाता है, ये सार्थक अंक माना जाता है, ये सार्थक अंक माना जाता है। तो 2 क्या है, 2 तो इनमें से है ना, तो 2 तो सार्थक अंक है। अब वो 0 क्या है, लास्ट में असंख्या में दशमलव भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये 0 भी सार्थक है। इसमें टोटल सार्थक अंक कितना हो गया बच्चा, तो 2 हो गया। तो ध्यान से दिया जाए, देखा जाए इसमें कितना सार्थक अंक, 3 हो गया। इसमें देखो अरे इसमें दशमलव नहीं है, दशमलव नहीं है। अब ध्यान से सुनो, अगर दशमलव नहीं होगा, दशमलव नहीं होगा तो दशमलव नहीं होगा और कोई संख्या के अंत में 0 होगा तो दशमलव नहीं होगा, तो अंत का कोई भी 0 सार्थक माना नहीं जाएगा। याद रखना, कोई संख्या में दशमलव नहीं होगा तो अंत का जितना 0 होगा कोई भी 0 सार्थक माना नहीं जाता है। तो इसमें सार्थक अंक कितना होगा, 1 ही होगा। अगर कोई बोलेगा 42,000 बोल देगा, 42,000, तो इसमें क्या है, दशमलव है क्या, नहीं है, तो इसमें सार्थक अंक कितना, ये माना नहीं जाएगा, तो इसमें सार्थक 2। लेकिन यही रहता 4.2, तब रहता बच्चा ऐसे रहता तो दशमलव है तो अंत का सभी 0 सार्थक माना जाएगा। तो इसमें सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ रहे हो। तो चलो, तो आई में बोला सार्थक अंक कितना, दशमलव तो है नहीं, तो सार्थक अंक कितना, इसमें 2 हो गया। अब देख बच्चा सेम प्रोसेस बताया कि दशमलव होगा तो अंत का 0 सार्थक माना जाता है। इसमें सार्थक देखना
दशमलव है तो अंत का सब जीरो सार्थक होगा, इसमें कितना सार्थक अंक 4 हो गया। अब वो देख तो शुरुआत का कोई भी जीरो सार्थक माना नहीं जाता है, कब? जब दशमलव होता है तब। तो इसमें सार्थक बच्चा कितना हो जाएगा? इसमें सार्थक अंक 2 हो जाएगा, यानी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन पर बच्चा, क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस संख्या में 4 गो सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 4 सार्थक अंक है? तो बच्चा सार्थक अंक 4 गो किसमें है? ऑप्शन नंबर सी, मतलब हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो ना, ये क्वेश्चन को जब नोट करोगे ना बच्चा, तो करना क्या है, इसका ऑप्शन भी नोट कर लेना है। रीजन है कि इसका आंसर में क्या बोले 4 सार्थक अंक है, तो भाई संख्या कोई भी हो सकता है कि भाई ऑप्शन मतलब अगर कोई बच्चा सीधा ये लिखेगा तो इसका आंसर यही करेक्ट थोड़ी होगा। अगर मान लो क्या इसका आंसर ये नहीं करेक्ट होगा, ये इसका आंसर करेक्ट नहीं होगा, ये भी तो हो सकता है, इसलिए ऑप्शन के साथ इसमें टिक लगाओगे, है ना। जब क्वेश्चन में लगे कि मतलब जब ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो ऑप्शन के साथ उसको नोट कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। इसमें कितना सार्थक? इसमें 4 गो सार्थक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, और ध्यान से देखो बच्चा, मजेदार क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर सही से बच्चा पढ़ोगे तो अच्छा नंबर यहां से ला सकते हो। और जो बोर्ड जो होता है 11th का जो बोर्ड होगा, 11th का जो एग्जाम होगा स्कूल में, वहां अच्छा नंबर स्कोरिंग कर सकते हो। बच्चा पहले ध्यान से सुन, बहुत बच्चा सोचता है कि सर 11th में तो एग्जाम होता नहीं है, बोर्ड तो होता नहीं है, तो पढ़ने से क्या फायदा? नहीं, एग्जाम तो होता नहीं, तो ज्यादा मेहनत करने से क्या फायदा? भाई यही तो बेस होता है, आगे तो कुछ करना है ना, भविष्य में जो होता है वो कुछ तो करना है, कुछ तो पढ़ाई करना है। अगर 11th का बेस खराब होगा तो भविष्य में कुछ अच्छा से हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर कुछ अच्छा बेहतर बच्चा करना है तो मुझे क्या करना होगा, आज हमारा जो बेस है, आज जो हमारा जो पिलर है, पिलर तो बेस से उठता है, अगर बेस ही खराब होगा, नींव खराब होगा बच्चा, तो उस पर पिलर कैसे उठाओगे? नहीं उठ पाएगा। 12th बोर्ड है तो बच्चा 12th को अच्छा से पढ़ता है, 11th को भी अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि जहां भी जाओगे ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से आता है बुआरे? 11th से आता है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जाम में जो आता है वो 11th से आता है, इसलिए 11th को अच्छा से पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है यहाँ पे बच्चा कि संख्या, अब देख ध्यान से, अगर मान ले 2 अशून्य अंक है, 2 अशून्य अंक मतलब 1 से लेकर 9 तक के अंक के बीच में जितना जीरो होगा सब अंक सार्थक माना जाता है। तो एगो सार्थक एगो दूगो सार्थक, दोनों अशून्य अंक के बीच में जीरो है, तो जितना जीरो होगा सब सार्थक माना जाएगा। तो क्या गो जीरो? 1 2 3 और दूगो पहले से, तो आई में सार्थक अंक कितना बच्चा? 4 गो। देख 204, तो ये दूगो अशून्य के बीच में जितना जीरो होगा सब सार्थक होगा, तो इनमें कितना सार्थक अंक? 3 गो। यह मान ले 2004 और जीरो लगा देते, तो अंत का जीरो सार्थक माना नहीं जाता है अगर दशमलव नहीं होगा तो अंत का तो नहीं माना जाएगा। लेकिन ये देखो तो 2 और 4 के बीच जो है, 2 और 4 क्या अशून्य अंक है, और अशून्य अंक के बीच में जितना जीरो होगा सब सार्थक अंक माना जाता है। तो इसमें क्या गो जीरो है? 3 गो, तो 3 गो 4 और 5, तो इसमें क्या गो सार्थक अंक हो गया? 5 गो हो गया। तो देख बच्चा इसमें क्या गो सार्थक, तो देख तो 1 सार्थक और ये 2 सार्थक, अब बीच में 2 गो जीरो है, तो 2 कितना हो गए? 4 गो सार्थक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बोरे? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहीं पर लगे वो डाउट है, दिक्कत है, समस्या है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट जरूर करना है बच्चा रे। मैं बच्चों के लिए मैं पढ़ाता हूं, अगर बच्चा सही से नहीं समझता है तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ है ना, मैं क्यों पढ़ाऊंगा? अगर मैं जिसे पढ़ा रहा हूं वही बच्चा हमारा अगर सही से नहीं पढ़ पा रहा है, उसको समस्या हो रहा है, तो पढ़ाने से क्या फायदा बच्चा? कोई फायदा नहीं है। इसलिए बच्चा करना क्या है, अच्छे से पढ़ना है इसको। हमारे प्यारे बच्चों को अच्छे से पढ़ना है ना। प्यारे बच्चे, मैं बहुत ही स्नेह करता हूं, बहुत ही प्रेम करता हूं अपने बच्चों से, बहुत मैं मानता हूं बच्चा तू लोग को, है ना। मैं बहुत चाहता हूं यार, भले भावनाओं को नहीं दिखाता, फीलिंग को नहीं दिखाता कि हाँ भाई मैं बच्चे मैं तुझे चाहता हूं, पर मैं बहुत चाहता हूं यार। मेरे से पूछो, अगर मेरे होता ना, अगर मैं हनुमान होता, अपने सीना को चीर कर दिखा देता और उसमें मेरे प्यारे बच्चों का ही फोटो आता, और कोई नहीं आता, बच्चा तो ही लोग का फोटो इसमें आता। बट मैं हनुमान तो हूं नहीं, अगर मैं अपने सीना को चीर लूंगा मैं खुद खत्म हो जाऊंगा। तो बच्चा लोग तू कहां से इसमें दिखोगे? नहीं दिखोगे ना। हाँ, लेकिन हाँ, इसमें अगर यहाँ पर अगर आईना लगा दूं, यहाँ पर अगर दर्पण लगा दूं, तो अगर उसमें बच्चा तुम अपना चेहरा देखोगे तो उस दर्पण में कौन दिखाई देगा? हमारे जो प्यारे बच्चे हैं वही दिखाई पड़ेंगे। इतना काम मैं जरूर कर सकता हूं। ठीक है, तो ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन बच्चा आ जाए,
ये क्वेश्चन कह रहा है, अब देखो अगर कोई संख्या है, मान ले 2 3 0 में 10 के पावर 5 पर घात जो होता है ना, ये सार्थक अंक नहीं माना जाता है, घात नहीं, बस इमें क्या को सार्थक दशमलव है तो अंत का 0 सार्थक माना जाएगा। तो इसमें क्या को सार्थक, इसमें सार्थक हो गया 3 को हो गया। तो देख तो बच्चा दशमलव है तो अंत का जो 0 होगा सार्थक माना जाएगा। तो इसमें क्या को सार्थक, इसके अकॉर्डिंग 3 को, और ये घात काउंट नहीं होता है, घात काउंट नहीं होता है सार्थक में। तो इसमें टोटल बुआ सार्थक कितना हो जाएगा, इसमें टोटल बच्चा सार्थक कितना हो जाएगा, 3 को हो जाएगा। बात समझ रहे हो, इसमें टोटल सार्थक अंक कितना बच्चा, इसमें 3 को सार्थक अंक हो जाएगा। आगे आओ, अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि संख्या, अब देख दशमलव लगा हुआ है, अगर दशमलव लगा होगा और आगे में क्या है, अशून्य अंक है, आगे में बच्चा अशून्य अंक है, और दशमलव के बाद क्या होता है, अगर 0.00 लगा होता तो इनमें से कोनो 0 सार्थक नहीं होता, लेकिन अगर यही यहां पर 1 लगा दे तो सब सार्थक माना जाएगा, सब सार्थक माना जाएगा। तो देख तो अगर यहाँ पे 1 लगा दिए तो 1 2 3 4 5, इसमें क्या को सार्थक अंक हो गया, 5 को हो गया। तो वही बात यहाँ देखो, यहाँ कितना है, 3 है, 3 को सुना लेकिन दशमलव है, तो अंत का सब 0, अंत अगर दशमलव होगा तो संख्या के अंत का सब 0 सार्थक माना जाता है। संख्या के अंत का याद रखना, तो संख्या के अंत का लगातार 3 को 0 ना, अंत का लगातार 0, लगातार अंत का सब 0 सार्थक होता है। तो भाई में क्या वो सार्थक अंक हो गया, 4 को, एगो तो 3 खुद है और 3 को सुनना भी है, तो 4 को सार्थक अंक हो गया। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। 5वां क्वेश्चन बुआ कह रहा है, 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख बच्चा यहां पे करे बुआ रे कि अब देख इसमें कितना सार्थक, बच्चा तुम ही लोग बता इसमें कितना सार्थक होगा, कमेंट कर बच्चा इसमें कितना सार्थक होगा, मैं वेट कर रहा हूं। देख 5 और 4 के बीच में ये 0 है तो 0 तो सार्थक होगा, दशमलव है तो अब एक बात और, वो 5वां क्वेश्चन है, ये 5वां क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, दशमलव है तो आगे का 0 सार्थक नहीं होगा, लेकिन अंत का 0 तो सार्थक बच्चा होगा। इसमें क्या को सार्थक अंक, इसमें हो गया 1 2 3 4 को सार्थक। ऑप्शन हमारा कौन करेक्ट हो गया, ऑप्शन हम लोग का बी करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर यही होता 0.0460 तो बच्चा देख तो दशमलव है तो आगे वाला कोई नहीं होगा, अब पीछे वाला सब होगा, जितना 0 सब सार्थक होगा, तो मैं क्या को सार्थक 3 को। लेकिन अगर यही 0 पॉइंट ऐसे लगा दे, ऐसे 0 का क्या तो ऐसे कर दे तो एहो 0 सार्थक, देखो ना ये अशून्य अंक हो गया, एक बीच का सब 0 सार्थक, अंत का 0 तो सार्थक होवे करेगा जब दशमलव लगा होगा, तो अब तो क्या को सार्थक अंक 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना सार्थक अंक बचा रहे, 6 को सार्थक अंक। सार्थक अंक का एक छोटा सा क्लास था, मतलब क्लास सब बच्चा लोग पढ़ा होगा। अगर सार्थक अंक में लगे कोई बच्चा को दिक्कत है कि सार्थक अंक नहीं समझ रहे बउआ रे, तो मैं सार्थक अंक पर मैं वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। ओके, छठा क्वेश्चन देखा जाए। छठा क्वेश्चन बच्चा बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा समीकरण आयामिक रूप से सही है। आयामिक क्या होता है, तो डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो डायमेंशनली करेक्ट कौन होगा बच्चा, कौन होगा, तो ध्यान से समझ। अगर कोई फिजिक्स में क्या है, कोई फॉर्मूला है, समीकरण है, तो समीकरण जैसे मान सपोज कर ले बड़े कि v बराबर u प्लस at, ये तो भाई समीकरण है फिजिक्स में, तो ये बीमा के अनुसार से तो सही होगा, जितना भी समीकरण होगा सब सही होगा, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण बच्चा क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यह वो फॉर्मूला है, तो यहो तो सही ना होगा बीमा के अनुसार से। तीसरा क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर अब प्लस में कितना 2as, अगर ये तीनों में से कोनो अगर आई में है तो वो सही है। तो देख तो बच्चा v बराबर क्या है u प्लस at, तो बीमा का ये तो समीकरण है, तो समीकरण सही है। अगर चेक करना है कि समीकरण सही है कि गलती है बउआ, तो चेक कर ले। देखिए इसमें कितना पद है, प्रथम पद, प्रथम पद कौन है, तो प्रथम पद बच्चा भी है। भी मतलब क्या, वेग होता है, और वेग का बीमा कितना LT माइनस 1, ये अंतिम वेग है, तो अंतिम वेग हो गया हो या पहला वेग हो, है तो बच्चा वेग, अब वेग का LT माइनस 1 होता है। इसके बाद दूसरा पद कौन है बुआरे, तो दूसरा पद हो गया, दूसरा पद कौन हो गया, u हो गया, तो u का वेग है,
ये भी LT-1 हो गया। अगर देख समघातता का सिद्धांत कहता है कि इसमें जितना पद अगर हर पद का बीमा अगर आपस में बराबर होगा तो बीमा के अनुसार से उस समीकरण क्या होगा, सत्य होगा। ये समघातता का सिद्धांत कहता है कि अगर कोई समीकरण के प्रत्येक पद का बीमा आपस में बराबर हो जाए, समान हो जाए, तो वो समीकरण क्या होगा, बीमा के अनुसार से सही माना जाएगा। तो देख बच्चा, पहला पद का बीमा LT-1, दूसरा पद का बीमीय सूत्र LT-1। अब तीसरा पद का बोरे चेक कर ले, तीसरा पद का, तीसरा पद बच्चा कौन है, तीसरा पद है AT। ए मतलब त्वरण, त्वरण का बोरे कितना LT-2, समय के लिए कितना T। अब पावर -2 यहां पर 1 हो गया तो कितना हो जाएगा, LT-1 हो जाएगा। बेस संबंध तो गुना में घात जुड़ता है ना जी, -2 में +1 जोड़ेंगे तो -1 ही ना बचेगा। अब देखते बोरे भी का बीमा, पहला पद का बीमा, दूसरा का बीमा, तीसरा का बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है इसका मतलब वो समीकरण क्या है, सत्य है। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा समीकरण आयामिक रूप से सही है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो डायमेंशनली करेक्ट कौन है, समीकरण हम लोग का 3 करेक्ट है। बोले को बच्चा कि सर पहला वाला गलती है बुआ रे, S बराबर UT + ½ AT², पर स्क्वायर तो यहाँ पे है नहीं। जब बीमा निकालोगे ना तो ये दोनों का बीमा मिल जाएगा, पर इसका बीमा नहीं मिलेगा। सब पद का बीमा अगर समान हो गया तब तो सही है, और समान अगर नहीं हुआ तो सही नहीं है, जो बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लगे स्क्रीनशॉट करना है वो, स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अगला देखो, अगला क्वेश्चन बच्चा बोल रहा है, और ये हम लोग का बोल रहा है कि 89 मेगा जूल को किस प्रकार सेव हो गया, 89 मेगा जूल को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। 89 मेगा जूल को कितना लिख सकते बोरे 89 है, 89 अब मेगा के लिए कैपिटल M होता है, जूल के लिए G होता है। 1 मेगा बउरे 10 के पावर 6 होता है, 1 मेगा 10 के पावर 6 होता है। ये कितना हो गया, 89 है तो 89 गुना 10 के पावर 6 जूल, और 89 और 10 के पावर 6 मतलब क्या, 10 की पावर 6 मतलब बोरे 1 पर 6 को सुनना। और अगर क्या हो रहा है, जब समझ नहीं है, लगता है भूत तो चल आया क्लास में। ये आता है भागता है भाई। आ गया भाई, हाँ चला। 89 मेगा जूल बउआ रे, 1 मेगा कितना होता है, 1 मेगा होता है 10 के पावर 6 होता है। अब मेगा का सिंबल M होता है, तो 1 मेगा = 10 के पावर 6। तो 89 मेगा बोला तो 89 गुना 10 के पावर 6 जूल हो गया। अब देख तो 89 बउआ रे, देख तो अगर 2 गुना 10 के पावर 2 होगा तो 10 का स्क्वायर 100, और 100 को 200 गुना के कितना हो गया, 200 ही हो गया। मतलब जितना मतलब पावर होता है उतना जीरो पर लगा दिए के, मतलब जीरो का क्या पावर में 2 गो, तो 2 पर क्या सुनना, 2 गो लगा दिए के, तो वही बात है। जीरो पर क्या 6 गो मतलब पावर है ना, 0 पर 6 है, पर क्या सुनना 1 2 3 4 5 6, यहां लगा देना है जूल। अब जिसमें ये आंसर होगा वही आंसर होगा, तो गिन ले बच्चा 1 2 3 4 5 6, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, हाँ कि ना। 89 पर 6 गो सुनना होना चाहिए, तो 7 का आंसर कौन हो जाएगा, 89 पर 6 गो सुनना और लगा दो जूल, लगा दो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बच्चा बोल रहा है, और ये क्वेश्चन देख क्या कह रहा है कि वोल्ट मीटर क्या मापता है। तो बउआ रे देखो, वोल्ट मीटर जो होता है ना, वोल्ट मीटर, ये जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर ये क्या नापता है बच्चा, ये नापता है वोल्टेज को नापता है, ये वोल्टेज नापता है। एमीटर जो होता है, एमीटर ये बच्चा किसको नापता है, ये धारा को मापता है। ये बच्चा क्या नापता है, धारा को मापता है। याद रखना, वोल्ट मीटर किसको, वोल्टेज को नापता है, और एमीटर बुआरे क्या नापता है, धारा को मापता है। ये सब चीज याद रखना है ना। तो वोल्ट मीटर क्या नापता है बुआरे, तो वोल्टेज को नापता है, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये सब याद रखना, एग्जाम में पूछ देगा एमीटर किसको नापता है, तो एमीटर क्या नापता है भाई, करंट को नापता है। वोल्ट मीटर क्या नापता है भाई, वोल्टेज को मापता है ना।
हाँ, अब देखो बच्चा, करे बारे ठोस कोण को मापने की इकाई होती है। तो वो कोण दो तरह का, एक होता है समतल कोण, समतल कोण का बच्चा क्या होता है, रेडियन होता है, ये रेडियन होता है, रेडियन। समतल कोण कैसे बनता है, तो ये त्रिज्या खंड हो गया, यहाँ जो कोण बनता है वो यही समतल कोण होता है, यही समतल कोण होता है। और समतल कोण का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, थीटा इज इक्वल टू L बाय R होता है, याद है, सब बच्चा को पढ़ा चुका हूँ ये कैसे निकलता है ना। और एक होता है ठोस कोण होता है, बुआरे ठोस कोण होता है। और ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, ये होता है स्टेरेडियन होता है। और ये कैसे बनता है बुआरे, तो ये देखते बच्चा, ऐसे कुल्फी खाओ, कुल्फी, और कुल्फी में क्या कुछ रख के खाते हो ना, तो कुल्फी के अंदर जो कोण बनता है, कोण जो बनता है, ये कहलाता है बच्चा, कौन कहलाता है, ये कहलाता है घन कोण या ठोस कोण कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू A बाय आर स्क्वायर होता है, A बाय आर स्क्वायर होता है। और अगर मान ले कि ये ऐसे कुछ कट किया हुआ, अगर ये ऐसे कुछ कट किया हुआ है, ऐसे मान ले ऐसे कुल्फी है, और यहाँ कौन बना है ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है A cos थीटा बाय कितना होता है, R का स्क्वायर होता है। ये सब चीज पढ़ा होगा बच्चा लोग, ठीक ना। ये घन कोण का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे बच्चा क्या ठोस कोण बोल रहा है कि इकाई कौन सा, तो स्टेरेडियन इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नौ हो गया ना, 10 नंबर देखो, 10 में बच्चा बोल रहे हैं हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली SI इकाई प्रणाली से मेल खाती है। सबको पता है कि SI किससे मेल खाता है, MKS से मेल खाता है ना। अब देख बच्चा, जैसे मान लो कि लंबाई हो गया, लंबाई का MKS क्या होगा, MKS, तो लंबाई के MKS बोर्ड क्या होता है, मीटर होता है। लंबाई का MKS के बच्चा क्या होता है, मीटर। और लंबाई का SI क्या होता है, तो SI भी क्या होता है, मीटर, SI होता है मीटर। अब बच्चा ध्यान से देख, पहले जो नोकिया वाला जो फोन आता था, तो नोकिया फोन वाला फोन से क्या होता था, सिर्फ कॉलिंग होता था, सिर्फ कॉलिंग। नोकिया वाला पहले वाला जो यानी 2001 या 2 में जो फोन पहले चलता था, उससे सिर्फ कॉलिंग होता था। तो हम लोग का MKS मात्रक भाई नोकिया वाला फोन की तरह था। अब जिना जिना डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे क्या उस फोन का वर्जन चेंज हुआ। अब नोकिया वाला फोन धीरे धीरे क्या हुआ, मैसेज होना स्टार्ट हो गया, फिर उस पर नेट चलना स्टार्ट हो गया, फिर व्हाट्सएप चलना स्टार्ट हो गया, ऐसे करते करते सोशल मीडिया आ गया। यानी जो काम नोकिया का फोन कर रहा था वही काम आज का एंड्रॉइड कर रहा है। लेकिन जो काम आज का एंड्रॉइड फोन कर रहा है वो काम नोकिया वाला फोन कर रहा था क्या, नहीं। जितना काम ई करेगा उतना वो नहीं, लेकिन एक काम तो कॉमन था कि उसका भी काम था कॉलिंग करना और इसका भी काम क्या है, कॉलिंग करना। तो मेन काम तो मिल रहा है ना। तो वैसे ही जो होता है कि जो काम MKS करता है वो सारा काम कौन करता है, SI करता है। लेकिन जितना काम SI करेगा वो सारा काम MKS नहीं करेगा। देख भाई, जैसे लंबाई का MKS मात्रक मीटर, SI मात्रक क्या, मीटर। अब बताओ, विद्युत धारा का MKS मात्रक हो भी नहीं करेगा, पर विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। मतलब कि MKS का दायरा क्या है, निश्चित है, पर SI के दायरा बढ़ा हुआ है। SI का दायरा बहुत बड़ा है और MKS का दायरा उतना बड़ा नहीं। लेकिन MKS किसके तुल्य होता है या किसके समान होता है या किससे मेल खाता है बुआरे, तो हम लोग की बोलेंगे कि SI मेल खाता है MKS से मेल खाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बच्चा हम लोग का कह रहा है कि बिंदु इतना की स्थिति सदिश मतलब पोजीशन वेक्टर। अगर वो पोजीशन वेक्टर ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला होता है कि x2 माइनस x1 आई कैप प्लस में होता है y2 माइनस में y1 यहाँ j कैप प्लस होता है z2 माइनस z1 यहाँ होता है k कैप होता है ना। तो ये देख तो बड़े को बिंदु है, जैसे मान लो ये बिंदु दिया हुआ है, तो एक बिंदु यहां हो गया, तो भाई 1 2 0 हो गया, तो एक मूल बिंदु होगा ना भाई, 0 0 0 होगा ना। तो ये क्या हो गया, ये x1 हो गया, y1 हो गया और z1 हो गया। और ये क्या हो गया, ये हो गया x2 हो गया, y2 हो गया और z2 हो गया। तो वेक्टर a बराबर कितना हो गया, ये मेरा हम लोग का पोजीशन निकालना है ना, मतलब हम लोग का स्थिति सदिश, मतलब स्थिति सदिश हम लोग को फाइंड करना है। तो इसको हम लोग वेक्टर a मानते हैं, वेक्टर a मान लेते हैं ना इसको। तो कितना हो जाएगा, x2 कितना बच्चा, x2 1 है, 1 माइनस x1 कितना बोल रहे यहाँ 0 ना, मूल बिंदु से निकालना होता है, तो 0 हो गया। यहाँ पे क्या लगा देना, आई कैप लगा देना, प्लस y2 कितना बोल रहे 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 लगा दे। अब बच्चा y1 कितना है, y1 तो यहाँ 0 है, यहाँ पर 0 लगा दे, यहाँ j लगा ले, अब प्लस में
Z2 माइनस Z1, तो बट Z2 कितना है, यहाँ 0 दिया हुआ है तो 0 लगा दे, अब माइनस कितना कर दे, माइनस कर ले बच्चा -0, यहाँ क्या कर देना है k कैप, मतलब हो गया वेक्टर A बराबर I कैप प्लस कितना 2j कैप, यही ना। तो सीधा समझना भाई, यहाँ को एक है तो एक है तो सीधा कर एक आई कैप। ये आई कैप क्या होता है, जब वो एक्स को लोग दिखाता है आई कैप से, और वाई को दिखाता है जे कैप से, और जेड को दिखाता है के कैप से। के कैप ये सब स्थिति सदिश है, मतलब दिशा को दिखाता है, दिशा को। देखो ना, होता है ना एक्स होता है, देखिए इसका ये सीधा है ना, इसका नाम आई है, पर ये सीधा था तो सर पर क्या लगा दिया, टोपी लगा दिया, टोपी। जो सदिश राशि होता है उस पर टोपी लगता है ना, तो तीर लगता है, इस पर क्या लगा दिया, टोपी लगा दिया। y इसको ये तो y था ना, इसका नाम दिया जे, जे भी क्या है सीधा, तो जे पर भी क्या लगा दिया, टोपी लगा दिया। के भी क्या है सीधा, इस पर भी क्या लगा दिया, के लगा दिया। तो देख तो भाई ये कितना है, एक है तो ई एक्स में हो गया, तो एक एक्स में हो गया तो भाई कितना, ई एक्स में हो गया तो एक आई कैप हो गया, प्लस लगा ले, ये दो का है वाई में, तो यहाँ पर लगा देते दो जे कैप, हो गया आंसर। हम लोग का कौन सा हो गया, आई कैप प्लस में 2j कैप, यहाँ भी कितना है आई प्लस 2j कैप आ गया, ठीक है। मैं पहले जब मैं जब वेक्टर से जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो पहले क्या करूंगा कि वेक्टर का थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा दूंगा, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा दूंगा, जो उसका बेसिक चीज होता है ना, वो सब मैं फॉर्मूला पढ़ा के और तब मैं वेक्टर का मैं ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा। मतलब एक क्लास में क्या करूंगा, वेक्टर का जितना थ्योरी होता है बच्चा, मैं सब में थ्योरी करवा दूंगा, मतलब फॉर्मूला वाला जो होगा ना सब में करवा दूंगा, और तब मैं आगे चलूंगा। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, कह रहा है कि सदिश इतना का परिमाण निकालना है। तो वो इस देख सदिश बोला था, एक नाम ले, एक नाम ए ले, इसका नाम ए दे। अब यहाँ क्या सदिश लिखा हुआ है, तो सदिश के लिए सर पर तीर लगा, बराबर कितना है 6 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 के का। वो जब इसका जब परिमाण निकालना होगा, तो ए का परिमाण ना, तो परिमाण मतलब होता है मॉड, परिमाण मतलब होता है मॉड, मॉड कितना निकलेगा बुआरे, तो रूट लगा के सब के वर्ग करके जोड़ दिए थे। तो आई के आगे कितना 6, तो 6 का स्क्वायर, जे के आगे कितना 2, तो 2 का स्क्वायर, के आगे कितना 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर बचा कितना हो गया 9। तो देख तो कितना आ गया 36 4 40 हो गया, 40 9 49, 49 से कितना आ गया, तो आ गया 7 यूनिट आ गया, यानी 7 इकाई। ऑप्शन हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का बी सही हो जाएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो। मान ले वो क्वेश्चन देते हैं, हम बोले कि वेक्टर ए बराबर बोले कि 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप हो तो सदिश का परिमाण ज्ञात करें, सदिश का परिमाण ज्ञात करें। क्या बच्चा, परिमाण, परिमाण के लिए की करना है, ए का परिमाण, ए पर तीर लगा, परिमाण ला लोग लिखता है मॉड, की कर रहे हैं रूट लगा ला, सब के जोड़ दे वर्ग का। तो यहाँ कितना है 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 9 4 कितना बचा रूट में 13, और यहाँ लगा ले यूनिट लगा ले, हो गया। कितना आसान है, आसान है ना। यह मान ले कोई क्वेश्चन दे दिया, कोई क्वेश्चन बोल दिया कि वेक्टर पी बोल दिया, बोला 6 आई कैप माइनस दिया 2 जे कैप प्लस दिया 3 के कैप, बोल दिया हो तो पी का परिमाण, परिमाण मतलब मॉड, पी का परिमाण ज्ञात करें। तो बच्चा पी का परिमाण ज्ञात करें मतलब कि पी का लगवे के है मॉड, परिमाण मतलब ये होता है रूट लगा वर्ग करा जोड़ दे, प्लस माइनस नहीं देखना, सीधा वर्ग को जोड़ दिए के 6 है तो 6 का स्क्वायर, यहाँ 2 नंबर माइनस 2 ना, तो माइनस 2 लिख का स्क्वायर, बोले माइनस 2 का स्क्वायर तो प्लस में हो जाएगा ना, अब प्लस में कितना, प्लस में 3 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना बच्चा 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 2 का, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 3 तिया 9, तो 36 कितना 4 40 यानी कि 49, मतलब कितना बचा 7 यूनिट आ गया। क्या बच्चा परिमाण नहीं निकाल सकते हो, ये क्वेश्चन भारी क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से बच्चा बना सकते हो, ऐसा सिंपल क्वेश्चन है बच्चा रे। देख लो जैसे मैं बता रहा हूं सीखते चल जाओ, सीखोगे भविष्य में फायदा बच्चा करेगा। और मैं हमेशा बोल रहा हूं मैं बहुत चाहता हूं तू लोग का भाई, इसलिए मैं ईमानदारी से और अच्छा से पढ़ा रहा हूं, मैं दिल से पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं पढ़ाने के लिए। और मैं देखते हो मैं रोज मेरा ऑफलाइन भी क्लास होता है, ऑफलाइन क्लास में करवाने के बाद में ऑनलाइन में आता हूं, और पूरा दिन में ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, इसके बाद में ऑनलाइन में मैं आता हूं, और ये सब पीपीटी जो होता है सब मुझे खुद बनाना पड़ता है। मैं देख कितना मेहनत करता हूं। एक हमारे मित्र हैं, उनको बोल देंगे कि सर आज बना दीजिएगा पीपीटी, उनको बोलेंगे आज ना तो 7 दिन के बाद बनाएंगे। देखो कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना टेंशन है बउआ रे, है कि नहीं। तो हम बच्चा बहुत मेहनत करता है, जब हम बहुत मेहनत करते हैं तो हम चाहते हैं हमारा प्यारा जो बच्चा जो है उसको भी भाई मेहनत करना चाहिए।
हम मेहनत करेंगे, बच्चा लोग तू मेहनत नहीं करेगा तो छजेगा कहूं से नहीं छजेगा। अल्लाह बच्चा मेहनत अपना भी करना है, खूब मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है कि पानी में आग लगा देना है। एगो कहावत नहीं था, कथी था, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, उड़ा दो बाबू के पैसा ना है, कमायल पैसा, बाबू का पैसा नहीं, उड़ा दो कमाल पैसा, फुटानी उसे कहते हैं। ये चीज याद रखना से नहीं कि पप्पे का पैसा के उड़ा दिए के, इसे काम नहीं करे के, अपना कमा के उड़ावे के, खूब कमाए के है, खूब उड़ावे के बुआरे, लेकिन हाँ अपना कमाल पैसा के उड़ावे के। चलो यहां देखो अगला क्वेश्चन करें, उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति। ऐसा कौन मशीन है जो उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? भाप इंजन, ट्रेन वाला, याद करो पहले छुक 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 रेलगाड़ी था ना, पहले जो ट्रेन जो चलता था जब अंग्रेज लोग जब था तो उस समय क्या था, अंग्रेज के समय में कुछ दिन पहले भी ना बच्चा जो कोयला उला से जो ट्रेन चलता था, आज ना बिजली वाला आ गया है, आज ना इलेक्ट्रिक वाला जो था बिजली वाला, मतलब बिजली का तार ऊपर रहता है और नीचे ट्रेन चलता रहता है। तो आज भाई बिजली से चलता है, पहले क्या था कि कोयला से चलता था। तो कोयला क्या देता था, उसमें कोयला गर्मी देता था, उसमें ऊर्जा था, और उसे क्या ट्रेन चलता था। तो ट्रेन मतलब कौन ऊर्जा लाता था, तो ट्रेन लाता था यांत्रिक ऊर्जा लाता था, वो यंत्र है ना। तो भाई इसमें क्या होगा, भाप इंजन, पाल नौका, पवन चक्की या पन चक्की। तो आंसर बोले कौन हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा भाप इंजन, भाप इंजन, ये भाप इंजन हो जाएगा, ठीक है ना। ये उसमें ऊर्जा को कहां बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बच्चा हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोले कह रहा है कि टेलीफोन के आविष्कारक थे, जल्दी बता बच्चा, टेलीफोन सब बच्चा को याद आ रहा होगा, टेलीफोन का आविष्कारक कौन थे। टेलीफोन का आविष्कारक कौन थे, ग्राहम बेल, सबको पता होगा ग्राहम बेल इसका आविष्कारक थे, ग्राहम बेल थे, ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कारक थे, सब बच्चा को पता है ग्राहम बेल थे, ठीक ना। चलो एडिशन किसके थे, याद करो, नहीं याद होगा तो बैठल रहो, मैं भी नहीं बताऊंगा। अब बोला है टेलीविजन का आविष्कारक क्या था, कौन किया था भाई, राइट ब्रदर्स ने किया था, मुलर ने किया था, बेयर्ड ने किया था, या गोडाई ने किया था। जल्दी बताए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बच्चा कमेंट कर, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बच्चा क्या होगा बता, इसका आंसर होगा बेयर्ड था, बेयर्ड ने किया था किसका, तो टेलीविजन का आविष्कार किया था, ठीक है। नहीं कितना हलवा एकदम झकास, ऐसे बच्चा लोग बनाएगा, ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाओगे, ईमानदारी से बच्चा, ऑनेस्टी से बनाना। विश्व प्रसार का सिद्धांत किसने दिया था, हब्बल से, मतलब हब्बल विश्व प्रसार का सिद्धांत संबंधित है हब्बल से, न्यूटन से, सीवी रमन से, या आइंस्टीन से। इसका आंसर बच्चा 16 का आंसर कमेंट कर, याद रखना ये किससे संबंधित है बच्चा, ये हब्बल से संबंधित है। विश्व प्रसार का सिद्धांत किससे संबंधित है, हब्बल से संबंधित है। बहुत बच्चा पता है बोले, बहुत बच्चा लगा देगा सीवी रमन, गलत हो जाएगा बच्चा, सीवी रमन नहीं होगा, हब्बल होगा। आगे कह रहा है कि वैज्ञानिक जो युकावा था, इस संबंधित कहां से था, भारत से था, जापान से था, डेनमार्क से था, या इटली से था। बच्चा जल्दी बताए इसका आंसर क्या होगा, वैज्ञानिक युकावा कहां से था, वो 17 का बताओ आंसर, 17 का। तो युकावा कहां का था, जापान से संबंधित था, जापान से, युकावा जापान से संबंधित था, ये चीज याद रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है यार। 18 देखो आगे कह रहा है कि वैज्ञानिक रदरफोर्ड संबंधित है, वो रदरफोर्ड याद है, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था कि अल्फा कण अधिकांश, तो अल्फा कण अंदर में, रदरफोर्ड बोले थे ना कि परमाणु के अंदर में नाभिक होता है, परमाणु के अंदर में छोटा सा भाग होता है जिसको लोग नाभिक कहता है। तो अधिकांश अल्फा कण आर पार कर गया था, कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो गया था, याद है, ऐसा कुछ बच्चा लोग पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ऐसा कुछ हो गया था, कुछ अल्फा कण ऐसे हुआ था, और 20,000 में से एक अल्फा कण जिना गया था ना, वैसे ही वापस चलाया था। तो ये भाई रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड संबंधित है किससे भाई, ऑप्शन देखो, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, बिल्कुल नहीं, परमाणु के नाभिकीय मॉडल, बिल्कुल सही है, परमाणु के नाभिकीय मॉडल से संबंधित है। विश्व प्रसार के सिद्धांत ये भी नहीं है, और गुरुत्वाकर्षण तो भाई न्यूटन साफ संबंधित है। तो वैज्ञानिक रदरफोर्ड संबंधित किससे है, तो परमाणु के नाभिकीय मॉडल से संबंधित है, और ये कौन दिया था, रदरफोर्ड ही दिया था। और बच्चा लोग केमिस्ट्री में सब बच्चा पढ़ा होगा इसके बारे में, मैं इसके बारे में ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, सब बच्चा जानता है इसके बारे में। आगे आता हूं,
19वां जब वो कह रहा है कि सबसे क्षीण मूल बल होता है, क्षीण बल मतलब कमजोर बल, तो सबसे कमजोर बल कौन होता है बोले? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण सबसे कमजोर बल होता है। बोलोगे कैसे? तो भाई इधर 10 किलो का एगो ले ले, 10 किलो का पत्थर ले ले, इधर 5 किलो का पत्थर ले, अल्लाह, तो क्या दोनों बल, दोनों पत्थर चिपक जाएगा क्या? नहीं चिपकेगा बच्चा, नहीं चिपकेगा, दोनों नहीं चिपकेगा, नहीं चिपकेगा। तो भाई इसके जो गुरुत्वाकर्षण बहुत कमजोर बल होता है बुआरे, ये भारी पिंड के बीच काम करता है ना। जब बहुत ज्यादा पिंड दोगे ना, जैसे मान लो धरती हो गया, और धरती इसको खींच लेता है। रीजन, धरती का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, इसलिए धरती खींच लेता है। हाँ, ये मेरा अथी हो गया, ये फोन हो गया ना, फोन रखता हूँ, ये इसको रखता हूँ, बोलो तो फोन को खींच लेगा? इसको नहीं खींच पाएगा, क्यों? इसका द्रव्यमान कम है। इसके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा, बहुत कमजोर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा, इसलिए याद रखना गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल माना जाता है। तो सबसे क्षीण बल कौन सा होता है भाई? तो सबसे क्षीण बल कौन होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, याद रखना सब बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 20 नंबर, यहां कह रहा है कि मानक द्वारा सबसे पहले प्रयोग, मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया कौन सा धातु था? लोहा था, कांस्य था, तांबा था या सोना था? जल्दी बच्चा इसका आंसर कमेंट कर। इसका आंसर होगा तांबा होगा। मानव सबसे पहले कुछ धातु का प्रयोग किया था? तांबा का यूज किया था, तांबा का यूज किया था, सबसे पहले तांबा का यूज किया था। पहले ताम्र युग आया था। आगे देखो, आगे कह रहा है बुआरे कि एक प्रकाश वर्ष का मान कितना? तो 9.46 गुना 10 के पावर कितना? 15 मीटर, इतना होता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9.46 गुना 10 के पावर 12 और गुना 10 के पावर 3 मीटर। तोड़ दिए, बेसमान तो गुना में घात जुड़ जाता है। अब इसको हम ऐसे लिखे 9.46 और 10 के पावर देख 12 बउआरी, इसको की लिख देंगे? किलोमीटर। बउआरे 10 की पावर 3 मतलब के होता है, के मतलब 1000 होता है, इसको हम लोग क्या लिख दिए? के लगा दिए, मतलब किलोमीटर। तो देख बच्चा ऑप्शन कौन है? 9.46 10 की पावर 12 किलोमीटर। तो हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। आगे आओ, अगला क्वेश्चन बच्चा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समय के मात्रक नहीं है? कौन समय का मात्रक नहीं है बच्चा? सबको पता है पारसिक समय का मात्रक नहीं है। देख बोले पारसिक और प्रकाश वर्ष दोनों समय का मात्रक नहीं है, तो हम लोग का ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन हम लोग का डी करेक्ट हो जाएगा। डी में क्या बोला? बी और सी दोनों बोल रहा है। बी और सी क्या समय का मात्रक नहीं है? ये सब ये दोनों दूरी का मात्रक है। ये दोनों बच्चा किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक है। ये किसका मात्रक बच्चा रे? ये हम लोग का दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, याद रखना इस चीज को। आगे देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक। तो बोले जड़त्व आघूर्ण जो होता है, जड़त्व आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम आर स्क्वायर। मतलब एम मतलब द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान के लिए क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा, और आर होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या के लिए बोल क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, आंसर क्या हो जाएगा? केजी मीटर का स्क्वायर। ऑप्शन हम लोग का बी इज करेक्ट हो जाएगा, बी हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है और यहां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की गति का उपयोग सीधी सड़क पर कार की गति का वर्णन करने के लिए किया जाता है? सरल, देखो रोड पे बोल रहा है, रोड पे की बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की गति का उपयोग सीधा सड़क पर, अगर सड़क सीधा होगा और उस पर कार अगर चलाएंगे तो कार की गति कैसी होगी? रेखीय वृत्त का क्या बोला है? सरल रेखीय मतलब सीधा रेखा पर, या बोला है वृत्ताकार। बउआ चलो अच्छा, सीधा रेखा पर तो कैसा होगा? सरल रेखीय होगा। वृत्ताकार कब होगा? जब हम लोग गोल रास्ता पर चलेंगे, गोल रास्ता पर तब ना वृत्ताकार। आवर्ती कब होगा? जब हम लोग आवर्ती मतलब क्या? आवर्ती मतलब ये हो गया ना, ऐसे करेगा एक आवर्त में इसको आगे पीछे करेगा, तो ये आवर्ती हो गया। तो याद रखना आंसर हम लोग का कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बदला, हाँ क्वेश्चन बदल गया। यहां कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी गति घड़ी के सुई के गति का वर्णन नहीं करता है? तो घड़ी का सुइया केना चले बुआरे? ये तो गोल घूमता है, तो सरल रेखा पर थोड़ी गति कर रहा है। सरल रेखा पर कब? तो सरल रेखा पर कोई चलेगा तब ना सरल रेखीय गति होगा। मान लो कोई बच्चा कोई गोल घूम रहा है तो उसके लिए क्या ये सरल रेखीय थोड़ी होगा? कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी गति घड़ी की सुइयों के गति के लिए वर्णन नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? तो सरल रेखीय जो होता है ये उसका वर्णन नहीं करता है। अरे सरल रेखीय मतलब बच्चा सीधा, जो सीधा चलेगा तो घड़ी का सुइया सीधा थोड़ी तो गोल ना चलता है बुआरी, तो ये वर्णन नहीं करता है। आंसर क्या होगा? सरल रेखीय हो जाएगा।
आगे देख लो 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा बल किसी सीधे रेखा में गतिमान पिंड पर कार्य कर सकता है। कौन सीधा रेखा में गतिमान पिंड पर काम कर सकता है, वो सीधा रेखा में कह रहा है। देखिए स्पर्शीय बल जो होगा ना, इसमें टेंजेंट है, तो स्पर्शीय बल जो होगा टच करेगा टेंजेंट की तरह, नाम है क्या स्पर्शीय, इंग्लिश में होगा टेंजेंशियल, टेंजेंट वाला बल, टेंजेंट वाला जो टच करेगा खत्म हो जाएगा, टच करेगा खत्म हो जाएगा। तो ये वृत्ताकार पथ में काम करेगा, अपकेंद्रीय वृत्ताकार पथ में, अभिकेंद्रीय वृत्ताकार पथ में, है ना। अपकेंद्रीय कहां, वृत्ताकार पथ के केंद्र के बाहर में। अगर मान लीजिए वृत्ताकार पथ होगा तो स्पर्शीय ऐसे काम करेगा, अभिकेंद्रीय केंद्र में काम करेगा, ऐसे काम करेगा, अपकेंद्रीय केंद्र के बाहर काम करेगा, ऐसे होता है। तो ये जो होता है स्पर्शीय एफटी टेंजेंशियल। तो देख तो भाई ये तीनों प्रकार का बल कथी में काम किया, वृत्ताकार पथ में। और यहां पर रास्ता कैसा है, सीधा रेखा, तो सीधा रेखा में कौन बल काम करे बुआरे, तो घर्षण बल। घर्षण बल कहां काम करता है, सीधा रेखा में। घर्षण बल कहां काम करे बुआरे, सीधा रेखा में। बात समझ रहे हैं, घर्षण बल बच्चा कहां काम करेगा, तो सीधा रेखा में घर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, देख कितना मजेदार क्वेश्चन, झकास, फर्स्ट क्लास, बिजोर क्वेश्चन, बिजोर क्वेश्चन। अगर ये सब क्वेश्चन बच्चा अगर तैयारी कर लोगे तो लगता है भविष्य में बुआ कहीं दिक्कत नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं, अगर आज मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं, अब मेरा बच्चा अगर सही से मेहनत कर रहे हो, अच्छा से मेहनत करो बच्चा रे, तो याद रख भविष्य में तुझे कभी दिक्कत होने वाला बिल्कुल नहीं है। कारण मैं पढ़ा रहा हूं, नीरज चौधरी तुझे पढ़ा रहा है, तो तू दिक्कत मत कर भाई। मैं हूं तो समस्या कभी आने वाला मुझे हंसी खुद आ रहा है यार समस्या कभी आने वाला नहीं है। देख रहे हो मैं कैसे तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूं, हर टॉपिक में तोड़ तोड़ के पढ़ाऊंगा। ऑब्जेक्टिव इस तरह पढ़ाऊंगा कि माथा में घुसा दूंगा, अगर नहीं फिट होगा ना तो कोच कोच के उसको घुसा देंगे अच्छा से। चलो आगे आते हैं। अब पता नहीं कैमरा पर मतलब क्लास में आते मतलब एनर्जी कहां से चल आता है। जैसे क्लास में आता हूं ना तो लगता है कि देखा भूत सवार हो जाता है, एकदम आवाज भी निकलना चालू हो जाता है। और जब मतलब कोई और काम करते रहते हैं तो आवाज निकल भी नहीं करता है, लगता है कि हाँ भाई मतलब बहुत शांत लड़का है, सुशील लड़का है। लेकिन जब क्लास में आता हो तो देख रहे हो कितना बोली निकल रहा है। सो ध्यान दे बच्चा रे, यहां पे कह रहा है बोरे कि सरल रेखीय गति किस प्रकार की गति होती है। अरे सरल रेखीय बच्चा रे, सरल रेखीय मतलब देखिए मैं इस पर, ये गति कैसा है, सरल रेखीय। तो इसमें क्या गो दिशा है, एगो दिशा है कि दो गो दिशा है, क्या गो दिशा है, तो एक दिशा ना। और जब एक दिशा तो कितना आयामी हो जाएगा, एक आयामी। एक आयामी वो मतलब इसको लोग बोलता है 1D, वन डायमेंशन, वन डायमेंशन। याद करो मैं बता चुका हूं कि अगर कोई चिड़िया उड़ेगा ना तो चिड़िया अगर उड़ता है तो एक्स में चलता है, वाई में भी चलता है। तो कितना चिड़िया का गति कितना विमीय होता है, 2D, द्विविमीय होता है, 2D मोशन होता है। लेकिन हम लोग चलते हैं तो कितना विमीय में, 1D में। एक विमीय गति में हम लोग गति मतलब एक विमीय में हम लोग गति करते हैं। तो भाई सरल रेखीय गति किस प्रकार की गति होती है, तो एक आयामी गति होती है। इस चीज को याद रखना है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन बोला 28 नंबर कह रहा है यहां पर कि जब कोई पिंड पूर्ण विराम की अवस्था में होता है, पूरा का पूरा विराम में, पूरा पर जैसे मान लो कि मैं अभी छत पे हूं और मैं पूरा का पूरा विराम में हूं, तो मेरे पास कौन सा ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा तो बिल्कुल नहीं है। मेरे पास गतिज ऊर्जा कब होगा, जब हम गति करेंगे। तो बुआ मेरे पास दो तरह का ही ऊर्जा होगा, या तो गतिज होगा ना तो स्थितिज होगा। तो मैं अभी गति तो नहीं कर रहा हूं, तो लेकिन मैं रुका हुआ, मैं कहा छत पे हूं, तो मेरे शरीर में कौन सा ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। यहां कह रहा है कि जब कोई पिंड पूर्ण रूप से क्या हो, विराम में होता है, तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है, वह कौन सा, तो स्थितिज ऊर्जा होता है। बात समझ रहे हो, स्थितिज ऊर्जा होता है। याद रख बच्चा रे, जो बच्चा जो कुल जो ऊर्जा होता है ना, तो स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब प्लस में क्या होता है, प्लस होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। दोनों का जो योग होता है ना, योग, इसी का नाम क्या होता है, कुल ऊर्जा होता है, या इसी को लोग बोलता है यांत्रिक ऊर्जा बोलता है। आगे अब अगला क्वेश्चन बोरे कह रहा है कि कुल विस्थापन को कुल समय से विभाजित करने पर, बोरे यहां की हो गया कुल विस्थापन अब बट्टा क्या हो गया, कुल समय, बट्टा हो गया कुल समय। तो बउआ रे किसका फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला किसका है, ये तो औसत वेग का, ये औसत वेग का फॉर्मूला है, औसत वेग का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बच्चा, ये औसत वेग का फॉर्मूला। बच्चा किसका फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला हो गया औसत वेग का। किसका बच्चा, औसत वेग का। औसत वेग का क्या, विस्थापन बट्टा समय, औसत वेग का कुल विस्थापन बट्टा कुल समय। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का बच्चा एक करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे आ जा, अगला क्वेश्चन बच्चा बोल रहे हैं हम लोग का कि किसी पिंड के विस्थापन में परिवर्तन का दर क्या कहलाता है।
किसी पिंड के विस्थापन में परिवर्तन का दर, मतलब कि बच्चा यहां बोल रहा है कि विस्थापन बट्टा समय, तो विस्थापन बट्टा समय ये किसका फॉर्मूला बुआरे, ये तो वेग का फॉर्मूला है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का वेग आंसर हो जाएगा। यही बोलता है किसी पिंड का वेग में परिवर्तन का दर क्या कहलाता है, तो कथी बोलते बुआरे, त्वरण बोलते, हाँ कि ना। अगला क्वेश्चन वही होगा, देख लो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन होगा जहां तक मुझे पता है। कह रहा है किसी पिंड के वेग में परिवर्तन, किसे बुआरे, वेग में परिवर्तन, तो जब वेग बदलेगा तो कथी कहला जाएगा, त्वरण। वेग बदलेगा तो त्वरण, याद करो, जब विस्थापन बदला तो वेग आएगा, जब वेग बदलेगा त्वरण आएगा, और जब त्वरण बदलेगा तो जर्क आएगा। जर्क मतलब झटका, झटका आएगा। मैं पढ़ा चुका हूं, याद करो, मैं बता चुका हूं सब चीज कि कब क्या आता है। सो आगे चलो, ये झटका है ना, झटका, झटका, झटका कब आएगा, जब त्वरण बदलेगा समय के सापेक्ष, तब झटका आएगा। जैसे मान लो कोई बच्चा था ना, उसको घींच के झापट मार, उसको क्या लगा, झटका लगा, झटका नहीं। तो वो जब, या मान लो कोई ट्रक था, ट्रक वाला गया, अगला बाइक वाला को ठोक दिया जोर से, तो बाइक वाला को कते फील होगा, झटका फील होगा। मतलब कि बाइक वाला का त्वरण एकाएक बदल गया होगा, तो वही कहला जाता है, झटका कहला जाता है। आगे आ जा, अगला क्वेश्चन बोर्ड कह रहा है कि किसी कण का विस्थापन समीकरण समय के फलन के साथ, समय के फलन x बराबर दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस कितना, 2t दिया हुआ है, वो टी स्क्वायर प्लस 2t, ये दो का है पावर में, ये दो पावर में के रूप में दिया गया हो, तो पहले 5 सेकंड में, मतलब टाइम कितना दिया, 5 सेकंड में कह रहा है विस्थापन। तो जो x जो बच्चा, ये x किसको दिखा रहा है, ये x दिखा रहा है विस्थापन को, विस्थापन को। टाइम कितना दिया, 5 सेकंड, तो हमारा से विस्थापन पूछ रहा है, विस्थापन का समीकरण दिया x के फलन में, विस्थापन का समीकरण दिया समय के फलन में, समय की रिस्पेक्ट में दिया, और कह रहा है कि 5 सेकंड में कितना विस्थापन होगा, मैं डाल दे बुआरे, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुना कितना 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 गुना 10, तो 25 10 कितना हो गया 35। हम लोग का आंसर क्या हो गया 35 हो जाएगा। और यहाँ क्या लगा देंगे, मीटर। आंसर बच्चा, यहाँ समय क्या लगा हुआ है, मीटर, समय लगा हुआ है मीटर। हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो गया, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर 25 और 5 दूना 10 हो गया, तो 25 से 10 35, ठीक है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन बोल 33 नंबर देख ले, 33 नंबर बुक क्या बोल रहा है। 33 नंबर बच्चा ने कह रहा है सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक ठाक, सब मस्त चल रहा है। कभी कभी बोल पता है क्या, तो पढ़ाते रहते हैं ना, कभी कभी माइक ही छोड़ देता है, तो पढ़ा 1 घंटा पढ़ा लेते हैं, तो मालूम चलता है कि माइक तो बंद था। इतना गुस्सा आता है, मन करता है उस माइक जो आदमी फिट किए होंगे, या जो आदमी माइक लगाए होंगे, जो आदमी माइक चार्ज में लगाए होंगे, उनको पता है 1 तल्ला से 10 बार फेंके तो 10 तल्ला से हो जाता है। बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो भी आदमी बहुत अच्छे आदमी है, बहुत प्यारे आदमी है, वो भी बहुत दिल के दयावान आदमी है। वो भी नहीं, हमारे जो कैमरामैन है बहुत अच्छे आदमी है, कभी मिलवा देंगे बच्चा तू लोग से। अच्छा आगे देखो, अगला बच्चा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। वो दूरी विस्थापन का है, याद रखिए दूरी जो होता है ये हमेशा विस्थापन से क्या होता है, बड़ा, और नहीं तो क्या होता है, बराबर। जैसे मान ले हम ए से कहां गए, हम ए से गए, घूम के गए, बी गए, तो देख बच्चा ये हम लोग का क्या कहला गया, दूरी कहला गया। और सीधा मिला दोगे तो ई बउआ कथी कहला गया, ई विस्थापन कहला गया। ये क्या कहला गया, विस्थापन। तो बता इसमें बड़ा कौन होगा, तो दूरी बड़ा होगा। इसमें दूरी क्या होगा, दूरी बड़ा है, और विस्थापन क्या होगा, विस्थापन छोटा हो गया। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन बच्चा देख, अगर रास्ता मान ले ऐसे, ई हो गया ए और ए हो गया बी, तो बच्चा ए कथी कहला गया, ए दूरी कहला गया, और ए बउआ रे कथी कहला गया, ए विस्थापन। अरे ए दूरी, ये है विस्थापन। तो अभी की हुआ, ये जो दूरी जो था बुआ रे, ये केकर बराबर हो गया, विस्थापन के बराबर हो गया। लेकिन कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं होता जिसमें विस्थापन बड़ा हो जाए। विस्थापन कोनो कंडीशन में दूरी से बड़ा नहीं होता है। विस्थापन जब भी होगा तो क्या होगा, या तो दूरी से छोटा होगा या दूरी के बराबर, लेकिन दूरी जो होगा विस्थापन से बड़ा होगा या उसके बराबर। तो हम लोग का कौन सा कंडीशन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं, देख रहा है कितना मजेदार, कितना झकास क्लास चला, कितना अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूं। तब बच्चा लोग हमारे जो है एकदम हिला क्या ना बुआ रे, जहां मिलेगा क्वेश्चन सीधे लेकर सीधे रगड़ देना है क्वेश्चन को। अभी हल्का हल्का क्वेश्चन करा रहा हूं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जरूर कराऊंगा और मैं अच्छा से करा दूंगा। आगे कहे बुआ रे कि दो बिंदु के बीच विस्थापन डैश है। क्या होता है भाई, दो बिंदु के बीच जो हो गया, तो पहला बिंदु ई हो गया और दूसरा बिंदु ई हो गया। अब मान लो बुआ रे
ई बीच में तो ई कथी कहलाते तो ए है ना बुआरे विस्थापन कथी ई न्यूनतम दूरी है न्यूनतम दूरी हो गया न्यूनतम। मान ले बुआरे कोई एना का रास्ता है नहीं चले हो रही है नहीं चल रहा है रुक जाओ हाँ मान ले बच्चा ऐसे का रास्ता ऐसे रास्ता तो हम रास्ता ए से ऐसे घूम के गए तो अब ई तो रास्ता ये जो सीधा मिला दिए तो यह ना विस्थापन हो गया। ये जो सीधा जो रास्ता मिला यह वर्ग कथी यह तो हम लोग का विस्थापन है यही हम लोग का क्या यही हम लोग का विस्थापन है। तो विस्थापन कौन सा दूरी होता है बोरे तो विस्थापन हम लोग का न्यूनतम दूरी होता है। तो क्या लिखेंगे सबसे छोटा दूरी बच्चा क्या लगा देंगे सबसे छोटा दूरी। ये छोड़ कह रहा है भाई लगता है हमारा लैपटॉप फंस रहा है। ठीक है तो वो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चा हो जाएगा सबसे छोटा पथ हो जाएगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। बस बच्चा खत्म हो रहा है 34 तक तो हम लोग आ गए ना 34 तक तो आ गए और 50 को क्वेश्चन का सेट है जो कि खत्म होने वाला है। 35 में कहा बुआरे कि निम्नलिखित में से कौन सा तात्क्षणिक वेग है। बुआरे तात्क्षणिक वेग का सिंबल वी आई एन बराबर की होता है सबको पता है dx बाई डी टी। एकरा हम लोग बच्चा क्या लिखते हैं ds बाई डी टी भी लिख सकते हैं। बुआरे x बराबर s बराबर कथी हो गया ये विस्थापन हो गया ये विस्थापन हो गया। ये चीज याद रखना है ये दोनों सेम होता है विस्थापन का सेंस होता है। और वो याद रख ले तात्क्षणिक त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है ये हो जाएगा डी वी अब बाई कितना हो जाता है डी हो जाता है। तो सब बच्चा को फॉर्मूला तो याद होगा तो इसका ऑप्शन कौन से हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा ए इसका करेक्ट हो जाएगा dx बट्टा dt। ये किसका फॉर्मूला है भाई तो तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला है। ठीक है ऐसा पर अच्छा क्वेश्चन बच्चा बन सकता है बहुत झकाझक क्वेश्चन बच्चा बन सकता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है बुआरे कि घर्षण किस प्रकार उत्पन्न होता है। घर्षण कब उत्पन्न होता है तो सतहों की असमतलता के कारण। जैसे मान ले बुआरे कि इस जैसे मान ले कि सपोज कर ले एगो अथी है सतह जितना खुरदुरा होगा जितना ऊबड़ खाबड़ होगा ना घर्षण उतना बेसी पैदा होगा और सतह जितना समतल जितना प्लेन होगा घर्षण उतना कम होगा। तो घर्षण का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि सतह का असमतलता होता है। ये देख ले ये जमीन है आई पर मान ले कोई वस्तु अगर पैर रख देगा तो आदमी का भी पैर ये मेरा हाथ है ना तो इसका भी सतह असमतल होगा। ये हाथ हो गया अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो एहो असमतल और जब इसको सटा दिए तो देख रहा है मेरा हाथ का ऊपर क्या होगा ऊपर देख रहा है ऊपर की ऐसे उबड़ा खबड़ा बना हुआ है ये भी उबड़ा खबड़ा है। जब सटा दिए ना तो दोनों लॉक हो गया और जब खींचेंगे ना तो कौन पैदा होगा घर्षण। देख रहा है ना हट रहा है घर्षण इसमें पैदा हो रहा है। बात समझ रहे हो घर्षण कब पैदा होता है तो सतह की असमतलता के कारण घर्षण पैदा होता है। आगे आ जा अगला क्वेश्चन बहुत 37 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा घर्षण का प्रकार नहीं है। घर्षण का प्रकार कौन नहीं है भाई तो देख तो बच्चा ये प्रत्यास्थ घर्षण क्या घर्षण प्रत्यास्थ में घर्षण नहीं होता है। देखिए द्रव्य घर्षण किसमें होता है तो वायु में या पानी में लिक्विड में द्रव्य में या हवा में कौन घर्षण काम करता है तो उसका नाम है द्रव्य घर्षण। स्थैतिक घर्षण कब काम करेगा जब वस्तु विराम में रहेगा। गतिज कब काम करेगा जब वस्तु गति में रहेगा। लेकिन बुआ प्रत्यास्थ घर्षण नहीं होता है। तो इनमें से घर्षण का प्रकार कौन नहीं है तो प्रत्यास्थ घर्षण का प्रकार नहीं है जो बात है। आगे आ जा 38 नंबर देखा यहां कह रहा है कि स्थैतिक घर्षण हमेशा तो याद रखो स्थैतिक घर्षण का सिंबल देखिए पहला स्थैतिक घर्षण इसका बउआ सिंबल क्या होता है इसका सिंबल एफएस होता है एफ से बस। दूसरा होता है गतिज घर्षण इसका सिंबल बउआ क्या होता है इसका सिंबल एफ के होता है। और तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन लुढ़कन घर्षण है ना घर्षण इसका एफ आर होता है। इसको लोग रोलिंग फ्रिक्शन होता है रोलिंग बोलता है रोलिंग बोलता है रोलिंग घर्षण। ये रोलिंग लिख क्या तो ये ऐसे इंग्लिश में रोलिंग होता है। तो बच्चा सबसे बड़ा कौन घर्षण होगा तो सबसे बड़ा एफएस होगा सबसे बड़ा एफएस होता है। तब कौन होगा तो उसके बाद एफ के होगा और तब कौन बउआ रे उसके बाद एफ आर। सबसे अच्छा घर्षण कौन होता है एफ आर होता है लुढ़कन। जैसे मान ले कोई वस्तु है उसको कोई वस्तु है
उसको घसीट के ले जा या लुढ़का के ले जा, तो अच्छा कौन होगा? लुढ़का के लेके जाना। और घसीटने में क्या बेसी बल लगेगा, तो सबसे अच्छा कौन है? लुढ़कन है, लुढ़कन सबसे कम इसी का मान होता है। तो कह रहा है कि स्थैतिक घर्षण हमेशा होता है केकरा से बुआरे? तो गतिज घर्षण के बराबर नहीं, गतिज घर्षण से कम नहीं भाई, इससे तो बड़ा होता है, ये गलत हो गया। गतिज घर्षण के बराबर ये गलत हो गया। गतिज घर्षण से अधिक, देख रहा है गतिज घर्षण से क्या होता है? ये अधिक होता है, बड़का होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो गया? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया। और याद रखना ये जो लुढ़कन घर्षण होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, ये क्या, ये तुम्हारा एकरा से बड़ा कौन होता है? गतिज घर्षण। मतलब एकरा से बड़ा कौन होगा? गतिज घर्षण। और गतिज से बड़ा कौन हो बोले? तो स्थैतिक घर्षण होता है। ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन आएगा, आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये सब क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा। 39 देखा जाए, यहां कह रहा है कि रोलिंग घर्षण किसकी तुलना में कम है? किसकी तुलना में कम है? वो देखो, एफ एस सबसे बड़का, एफ के इसके बाद एफ आर, तो सबसे किसकी तुलना में? तो ई तोरा वो देख, तो एफ के की तुलना में कम नहीं है, गतिज घर्षण की तुलना में क्या है? कम है। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन का सिंबल ई एफ आर हो गया, ई एफ आर हो गया, तो क्या है? स्थैतिक घर्षण। बिल्कुल नहीं, गलत हो गया। गतिज घर्षण किसकी तुलना में कम है? तो गतिज घर्षण की तुलना में क्या है? कम है। गतिज घर्षण की तुलना में बच्चा वो क्या है? कम है। याद रखना कि हम लोग का रोलिंग जो घर्षण होता है ये किसके तुलना में कम होता है? तो गतिज घर्षण की तुलना में ये कम होता है। देख कितना मजेदार क्वेश्चन, झकास क्वेश्चन आ रहा है। अभी कौन था? हाँ ये था। अब 40 नंबर देखो, कह रहा है बारे कि हवा में तेजी से चलने वाली वस्तु का आकार नुकीला क्यों बनाया जाता है? नुकीला काहे बनाते बोले? घर्षण को कम करने के लिए। तो आंसर क्या होगा? घर्षण को कम करने के लिए। ऑप्शन देख रहे हैं, बुलेट ट्रेन क्या होता है? आगे का जो फेस होता है नुकीला होता है, कारण जितना नुकीला होगा ना हवा को उतना ज्यादा उफारेगा, उतना चीरेगा वो, और घर्षण उतना कम पैदा होगा। यह मान ले कि बुलेट ट्रेन का मुंह कर दे चौड़ा, तो हवा आएगा जोर से टकराएगा, घर्षण बेसी पैदा करेगा, रफ्तार कम हो जाएगा। इसलिए जितना भी तेज गाड़ी होता है सब में क्या होता है? सबका जो आगे का जो मुंह होता है वो कैसा होता है? नुकीला होता है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो गया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन बच्चा कह रहा है 41 नंबर कि निम्न में से घर्षण को कम करने की विधि क्या? गाड़ी घर्षण को कम करना तो क्या करेगा? लुब्रिकेंट का यूज कर, लुब्रिकेशन का मतलब क्या? मोबिल लगा दे यार। जैसे मान लेना ये जमीन है, टाइल्स बना हुआ है, हम चाहते हैं घर्षण को कम करना, मोबिल लगा दे इस पर, या तेल लगा दे, तेल लगाओगे ना, या शैम्पू लेकर छिड़क दे भाई, शैम्पू के घोर का पानी में डाल दे और चल कर दिखाओ, दब कर दिखाओ, धपाक गिरेगा भाई। तो घर्षण को कम करने का उपाय क्या है? तो घर्षण को कम करने का उपाय है चिकनाई करके, लुब्रिकेशन करके जो उसको कम किया जा सकता है। आगे देखो 42 नंबर क्वेश्चन बच्चा बोल रहा है कि किसी वस्तु को खींचने पर पहली बार चलने में कठिनाई क्यों होता है? क्योंकि स्थैतिक घर्षण का मान क्या होता है? अधिक होता है, जी कारण से। जैसे मान लो मैं वस्तु हूं, जैसे मान लो ये दीवार, ये बोर्ड है, इसको धक्का मारना होगा तो इसका स्थैतिक घर्षण ज्यादा होगा। स्थैतिक विराम में तो ना स्थैतिक घर्षण, विराम में इसके पास कौन घर्षण है? स्थैतिक घर्षण। तो शुरुआत में किसी वस्तु को धकेलने में कठिनाई होता है, कथीला? तो कठिनाई होता है, स्थैतिक घर्षण अधिक होता है, इस कारण से कठिनाई होता है। बात समझ रहे हो? मान ले कोनो ठेले है, ठेला के जब शुरुआत में जब चलाओगे ना तो हाली चलवे नहीं करेगा, लेकिन जब चल देगा ना तो आसानी से चलेगा वो। तो शुरुआत में स्थैतिक घर्षण के मान के कारण जो होता है दिक्कत होता है। तो ऑप्शन हम लोग का बी करेक्ट हो गया। आगे आ जा, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क पर वाहन फिसलते क्यों नहीं है? क्योंकि सड़कों और टायरों के बीच में क्या? स्थैतिक घर्षण के कारण। दिख रहा है सड़क पर भाई कोई गाड़ी कला नहीं फिसलता है, तो सड़कों और टायरों के बीच में कौन घर्षण काम करता है? स्थैतिक घर्षण, के कारण से वो नहीं फिसलता है। ऑप्शन हम लोग का कौन सही हो गया? ऑप्शन हम लोग का सी सही हो गया, ठीक है ना। वो सड़क अगर चिकना भी गई तो गाड़ी छिहुल जाता है। देखा है ना कि जब बारिश होता है, या मान लो बारिश में, या मान लो मिट्टी अगर रोड पे पड़ गया और वर्षा हो गया तो छिहुल जाता है गाड़ी, है ना। तो अगर सड़क चिकना होगा गाड़ी छिहुल जाएगा। हवा के घर्षण के कारण नहीं भाई, हवा के घर्षण को रोड से की मतलब? कोई मतलब नहीं। सड़कों और टायरों, ये आंसर हो गया। और गुरुत्वाकर्षण के कारण तो कोई चर्चे नहीं होते भाई। अगला देखो, बस ज्यादा नहीं बच्चा, 7 गो क्वेश्चन बचा हुआ है, 7 गो क्वेश्चन। 43 हो गया, 44 में आते हैं। 44 कह रहा है कि अधिक घर्षण उपयोगी होता है। अरे अधिक घर्षण उपयोगी कब होगा?
मशीन में नहीं बच्चा, ब्रेक लगाने में, जैसे बाइक हुआ ना, बाइक में जब ब्रेक लगाओगे तो तुरंत उसका जो ब्रेक वाला जो होगा ना, ब्रेक शूज जो होगा, जाकर टायर जाकर उसका जो रिंग होगा, रिंग में जाकर चिपक जाएगा। यानी साइकिल में जब ब्रेक मारोगे तो क्या रिंग में ब्रेक वाला जाकर चिपक जाता है, तो घर्षण पैदा करता है। तो घर्षण अधिक उपयोगी कब होगा? तो भाई ब्रेक लगाने में सबसे बेसी उपयोगी होगा। हुआ मशीन जब चलेगा तो हम लोग घर्षण को कम करने के लिए मोबिल डालते हैं या ग्रीस लगा देते हैं, तो ये तो कहीं नहीं होगा। पंखा वाले कैप्सूल में नहीं भाई, पंखा वाले कैप्सूल में तो लोग ग्रीस लगाते हैं ताकि घर्षण घटे। तैराकी में भी नहीं होगा। तो ये कहां होगा? ब्रेक लगाने में सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखो, आगे कह रहा है कि न्यूटन का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है? तो वो न्यूटन का पहला नियम किस नाम से? जड़त्व के नाम से। मैं सबको न्यूटन का जो पहला नियम जो था, देखो गैलीलियो दिया था जड़त्व का नियम, और गैलीलियो का जड़त्व का नियम, और न्यूटन का जो पहला नियम था, दोनों के दोनों सेम हो जाता है, जिस कारण से न्यूटन के पहला नियम को कौन नियम से जाना जाता है? तो जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। आगे आ जा, अगला क्वेश्चन देख 46। मैं इसको धाए मैं इसको कंप्लीट करना मैं चाह रहा हूं। आगे कह रहा है कि न्यूटन का दूसरा नियम किस रूप में व्यक्त किया जाता है? सबको पता है F बराबर ma। न्यूटन के दूसरा नियम इसी रूप में व्यक्त होता है ना, ये फॉर्मूला है न्यूटन के सेकंड लॉ का, जहां F होता है द्रव्यमान होता है, सॉरी F बल होता है, m द्रव्यमान होता है, और a हमारा क्या होता है? त्वरण होता है। आगे आ जा, 47वां क्वेश्चन देख लो कि किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर देने पर और बल समान रखने पर त्वरण होगा। वो F बराबर कितना हो गया? ma हो गया। एक समीकरण एक मान ले। अब कर रहा है क्या कि द्रव्यमान दुगुना करना है, द्रव्यमान को डबल कर, तो द्रव्यमान को दुगुना कर दिया। मान ले F डैश बराबर, द्रव्यमान को डबल नहीं, बल को वही रखना है, और द्रव्यमान को दुगुना करना है, तो 2m कर ले। तो मान ले त्वरण कुछ न कुछ होगा, तो हम इसको a डैश मान लेते हैं। तो a डैश बराबर कितना हो जाएगा? तो F/2m हो जाएगा, हाँ कि ना? F/2m हो जाएगा। मतलब बच्चा F/2m हो गया ना। एगो काम करना, एक समीकरण दो करना, एक समीकरण दो कर लो, 2 और दोनों का भाग लगा दे, तो इसे कट गया, इसे ही कट गया, तो क्या बच गया? तो एक बराबर बच गया a/2a डैश। क्रॉस कर लेंगे, ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? तो यहाँ हो जाएगा 2 यानी 2 a डैश बराबर कितना? a। तो a डैश कितना हो जाएगा? a/2। मतलब पहले का त्वरण का कितना हो जाएगा? वो आधा हो जाएगा, पहले का त्वरण का आधा हो जाएगा, ठीक ना? आंसर क्या होगा? पहले का त्वरण का आधा हो जाएगा। देख रहे हो ना कि पहले जैसे कि ये था पहले का बल F बराबर ma, अब बोला बल को सेम रखना है तो F रखिए, द्रव्यमान को बोला दुगुना करना था 2m कर दिए, और त्वरण कुछ ना कुछ होगा, हम a डैश मान लिए, दोनों को भाग लगा दिए, तो क्या बच गया? इन्हें कट गया तो एक बच गया, यहाँ ऊपर a और नीचे कितना? 2a डैश क्रॉस किए, तो 2a डैश कितना? a आ गया। तो a डैश नया त्वरण है, तो a डैश बराबर कितना? उधर गया तो a/2, मतलब नया त्वरण जो होगा वो पहले का त्वरण का कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो आंसर हम लोग का कौन हो गया? ऑप्शन हम लोग का बी करेक्ट हो गया। अगला देखा, बस खत्म हो रहा है, खत्म हो जाए भाई। कह रहा है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? अभी जस्ट न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? तो हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये ना कहलाता है। बड़े क्रिया प्रतिक्रिया आपस में बराबर होता है, याद करो, ये न्यूटन का थर्ड लॉ कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखा, बस अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? थर्ड लॉ पर, सबको पता है रॉकेट थर्ड लॉ पर काम करता है। थ्रस्ट पैदा करता है नीचे, उड़ता कहां है? ऊपर। तो रॉकेट चलता है न्यूटन के थर्ड नियम से चलता है, मतलब न्यूटन के थर्ड नियम पर काम करता है वो। और हम लोग का 45वां क्वेश्चन जो कि हम लोग का, सॉरी 50वां क्वेश्चन जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, गति में परिवर्तन किस भौतिक राशि के कारण होता है? तो सबको पता है गति में परिवर्तन बल के कारण होता है। वो जैसे मान लो कोई वस्तु है, मैं वस्तु हूं, अब मैं चल रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड से, अगर मेरा गति को बढ़ाना है तो पीछे से आकर धक्का मार, अगर पीछे से बल लगा दोगे ना तो क्या होगा? मेरा गति जो ऑलरेडी बढ़ जाएगा, एकाएक बढ़ जाएगा। तो भाई गति किसके कारण बढ़ता है? तो गति बढ़ता है या घटता है? घटवो करता है बल के कारण, और बढ़वो करता है बल के कारण। तो बच्चा मेरे आज का जो क्लास 50 क्वेश्चन का था वो मैंने कंप्लीट कर दिया, मैं आज कंप्लीट कर दिया। और इसके बाद कल फिर से क्लास होगा जो कि 50 क्वेश्चन का क्लास होगा, और मैं पर डे में 11th का मैं क्लास करूंगा जो कि 50 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। और बच्चा मेरे अच्छे से तैयारी करना है, बहुत अच्छे से तैयारी करना है। कहीं पर लगे कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, वो जरूर बोलोगे, और ये सब क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत काम का ये सब क्वेश्चन है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही बच्चा, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूं अगली क्लास में।